अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पुरानी नूरा कुश्ती का नया एडिशन, नवे की सियासत का नया जन्म, मुमकिन इलेक्शन के लिए नया सियासी मंजन। इस सूरत हाल की भरपूर अक्कासी आजकल की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासत से बखूबी हो रही है। जो कल तक हरीफ थे, आज एक बार फिर हरीफ हो गए हैं। इलेक्शन में मुमकिन ताखीर ने पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ऐलान जंग पर मजबूर कर दिया है। और अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी माजी करीब नहीं बल्कि माजी बईद में गड़े मुर्दे भी दोबारा उखाड़ कर बाहर निकाल कर मुस्लिम लीग नून को टारगेट कर रही है। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पार्टी के 2 रोज़ा तवील सीसी इजलास के बाद जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहां फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा किया, वहां 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के पंजाब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के हाथ को जिम्मेदार ठहरा दिया। ऐसे ना हो कि हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पांव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं गला पकड़ते हैं। कि किस तरीके से जनरल पाशा साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात मिलके आरओ इलेक्शंस करवा के 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गैर जमहूरी तरीके से इस सूबा से निकाला गया। बिलावल भुट्टो की इस नई इल्ज़ाम तराशी को आज भी उनकी रहनुमाओं की जानिब से आगे बढ़ाया गया। और आज का दिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद एक जो है बयानबाजी के ऊपर आज का दिन जो है वो मुंतज रहा। और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद रही और तंज के नश्तर चलाए जाते रहे। और इस हवाले से पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद ने नून लीग को वोट को इज्जत दो का बयानिया से भागने का इल्ज़ाम दिया। इदारे छुपने और बेसाखियों का सहारा लेने पर भी चोट लगाई। कुछ चीज़ें हमारी इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि माजी करीब में हमारा इत्तेहाद ख़त्म हुआ और इतनी जल्दी उनको नहीं करनी चाहिए हालात ख़राब करने में। हमने कभी बेसाखियों की तलाश नहीं की। कुछ पार्टियों को हमेशा बेसाखियों की तलाश होती है कि हम बेसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार पे हैं। हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तर्ज पे ना हो, 9 सितारे फिर ना इकट्ठे किए जाए। किसी का नज़रिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। हम जवाब में नून लीग ने तुर्की ब तुर्की खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया है। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने अपनी ट्वीट पे जवाब देते हुए कहा कि साबका हुकूमती इत्तेहादी को कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट है। ताकतवर सियासी इशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। उन्होंने कहा कि सिंध में मुस्लिम लीग नून, MQM, JUI और दीगर जमातें मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। इत्तेहादी जमात की यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना। जबकि मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा हनीफ अब्बासी ने भी पीपल्स पार्टी पर कर तंज के नश्तर चलाए। नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी। वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा है। भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुके हैं। जो इत्तेहादी हैं ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है नहीं। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। जहां पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर नुक्ताचीनी कर रही है, वहां मौजूदा हुकूमत से भी गिलामंद है। बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और अनवारुल्लाह काकड़ की हुकूमत की जानिब से उनकी पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना करने का शिकवा किया जा रहा है। उनकी हुकूमत को केयर टेकर के बजाय टेकर हुकूमत का ताना दिया जा रहा है, जिसके जवाब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ को महज इंतखाबी नारा करार दे दिया है। पीपल्स पार्टी आजकल बहुत ज़्यादा शिकवा कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। कुछ सिंध के अंदर कुछ कार्रवाइयों की बात हो रही है। मेरे इल्म में कोई ऐसे स्पेसिफिक्स तो नहीं है कि वो किस हवाले से जो है ना अपने कंसर्न शो कर रहे हैं। जनरली ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मैं इसको बहुत ही नॉर्मल कोर्स में लेता हूँ कि जब वो अपने इलेक्शन मोड में जाते हैं, जनरल एक अपना पॉलिटिकल डिस्कोर्स जनरेट कर रहे हैं, वो हर सियासी जमात का हक है। इस तमाम सूरत हाल और पीपल्स पार्टी के मसाइल और मौके पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने, जबकि आगे चल के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि 2013 में भी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा था, 2018 के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला था। इस इंतखाब में आपको मसला कहाँ आ रहा है? कुछ स्पेसिफिक बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का आपको मसला कहाँ पे आ रहा है, आपको कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया समर। देखें, अगर 2013 में या 2018 में मसला नहीं होता तो ये तो बाकी चीज़ों बाद में डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं ये कि किस किस ने क्या क्या रोल प्ले किया तमाम इलेक्शंस में।
चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो 2018 में इमरान खान को लाने के लिए, या वो हमारी जुडिशरी हो नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए 2013 में। ये सारी चीज़ें अब तो तारीख का हिस्सा हो चुकी हैं, उस पर मैं ज़्यादा क्या करूं। मेरा ख्याल है कि आपके जो ऑडियंसेस हैं उनको भी पता है और आपको भी पता है इस वक्त क्या मसला है। मसला तो खैर जाहिर है कि एक दफ़ा डसा हुआ जो है सांप का वो रस्सी से भी डरता है, लेकिन जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं ना, कि अगर तो ये चीज़ दिखाई जा रही है कि भाई कुछ पार्टीज को फेवर किया जाएगा, उनके लोगों को इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा भी बनाया जाएगा और उनको जो है फैसिलिटेट किया जाएगा, जबकि कुछ और के लिए हर किस्म के रूमर्स और उसमें सच कम झूठ ज्यादा है, लेकिन बहसूरत रूमर्स चलाए जाते हैं। तो वो जाहिर है कि हम हक बजाने पड़ते हैं इस बात पे कहने में कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सबको आप आजमाओ। ठीक है, कुछ लोग जो हैं जो आप समझते हैं कि जिन्होंने कुछ स्टेट के खिलाफ हरकत की है, उनको छोड़ के बाकी तमाम पार्टीज को बशमूल पीटीआई के बाकी लोगों को आप एक फील्ड तो दें कि जिसको फिर पब्लिक एट लार्ज सेलेक्ट करके आ गया है, फिर हुकूमत वो बनाएंगे, कोलिशंस में बनाएं, किस तरह से बनाएं, वो सब उस वक्त की बातें हैं ना। लेकिन अभी से हम क्यों ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि देयर आर सर्टेन फेवरेट्स। लेकिन आपका शिकवा तो एस्टैब्लिशमेंट से है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मुसलसल मुस्लिम लीग नून को टारगेट कर रहे हैं। ये तो फिर ऐसे ही हुआ कि कहना बेटी को सुनाना बहू को। हाँ नहीं, ये तो आप जिस तरह से भी उसको ट्विस्ट दे दें, ये है कि शिकायत क्या है। शिकायत ये है कि अब अगर इंटरिम गवर्नमेंट में अभी तक आपको भी पता है कि देयर आर सर्टेन पीपल जो कि कंटिन्यूटी में आ रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, जो कि लास्ट गवर्नमेंट में, लेकिन वो सिर्फ पीएमएलएन से थे। तो एक वो थे, अब उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक और एडिशन हो गई है उसमें। तो अब पीपल जो कि क्लोजली अलाइंड है, तो जाहिर है कि शिकायत यही होगी ना कि इनको आप फौकियत दे रहे हैं ओवर अदर्स। बिकॉज पॉलिटिक्स में तो हर चीज सिग्नलिंग होती है ना, हर चीज ये इशारा दे रही होती है कि आइंदा क्या होने वाला है। तो उस वजह से हम अभी से ही उस चीज को पॉइंट आउट। सर अगर आप बात कर रहे हैं फवाद हसन फवाद साहब की, तो हमने स्पेसिफिकली कल प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू में ये सवाल किया था, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि फवाद हसन फवाद मेरी जाती चॉइस है, किसी पार्टी या किसी जमात से या किसी लीडर से डिक्टेशन नहीं ली इस हवाले से। यार आजकल के माहौल में कोई क्या कहता है और क्या उसका मतलब होता है, ये आप सबको पता है। आई डोंट वांट टू कमेंट एनी फर्दर, बट जाहिर है कि देयर आर थिंग्स दैट आर डन बट नेवर एडमिटेड। सो ये आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो कहेंगे कि नहीं जी ये तो किसी और ने मुझे कहा। तो सर फिर आपका मसला तो केयर टेकर हुकूमत से है या इदारों से है? आपने नून लीग को फिर पंचिंग बैग क्यों बनाया हुआ है? आपका तो उनसे मसला ही कोई नहीं है। क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। मसला ये नहीं मैं कह रहा कि जी पीएमएलएन ने जो है बंदूकें उठाई हुई है और हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त माहौल बन रहा है उसमें 1, 2, 3, 4 एक्शंस अगर आप देखेंगे तो वो एक फेवर पीएमएलएन को हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, क्या प्रोग्राम्स हैं, तो वक्त के साथ सारी चीजें पता चलेंगी ना। तो आई एम नॉट अटैकिंग पीएमएलएन, ऑल आई एम सेइंग इज कि सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो फिर आपको गिला या शिकवा है किससे है? नून लीग से है, एस्टेब्लिशमेंट से है, केयर टेकर गवर्नमेंट से है, किससे आपको? मैं और कोई सवाल से आगे क्या ऐड करूँ? मैं बहुत वाज़ेह तौर पे सारी चीजें कह सकता हूँ और बार बार मुझसे चाह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसी चीज कहूँ जो आप सुनना चाहते हैं। मैंने तो ये कहना जो मैं कह चुका हूँ। आई वोंट रिपीट, आई वोंट चेंज माय स्टेटमेंट। अच्छा सर ये बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुजाहमती टोन इख्तियार की, पिछले एक हफ्ता मुजाहमती बयानिए पर रहे, लेकिन उसके बाद एकदम से उनकी टोन चेंज हुई और अब उन्होंने जो है पार्टी के अहम मामलात की डीलिंग के लिए जरदारी साहब को जो है वो दे दिए ड्राइविंग सीट और खुद उन्होंने बैक सीट ले ली। इसकी क्या वजह है कि मुजाहमत से मुफाहमत की तरफ क्यों गए वो? भाई ना बैक सीट है ना ड्राइविंग सीट है, ये आप लोग कहानी खुद गढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। दिस इज नॉट व्हाट हैज हैपेंड। एक उनका व्यू पॉइंट था कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए,
वो ही स्टिक्स टू दैट प्लान। अब जाहिर है कि प्रैक्टिकली अगर 90 डे पॉसिबल नहीं है तो हम कह रहे हैं कि अर्लीस्ट पॉसिबल। हमारे हिसाब से इलेक्शंस जो हैं इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी हैं। इलेक्शंस के बगैर अगर हम जाएंगे तो फिर हम ऐसी अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं जिसमें हम पहले भी भुगत चुके हैं। 7 साल ज़ियाउल के भुगतते हैं, 8 साल मुशर्रफ के भुगते हैं। आई डोंट थिंक दिस कंट्री कैन गो थ्रू दैट रॉट वन मोर टाइम। तो उस पे तो स्टांस क्लियर है। अगर जरदारी साहब को ये कहा गया कि जी आप बाकी पार्टी से बात करें या और जिससे भी बात करनी है, तो उसमें बैक सीट फ्रंट सीट कहां से आ गई भाई? तो जरदारी साहब किससे बात करेंगे? वो फौजी क़यादत से बात करेंगे या मियां नवाज शरीफ से बात करेंगे? उनको जिससे भी बात करनी हो सबसे बात करेंगे। Everybody, this is a political game, a prelude to elections. आप हर एक से बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, और भी जिससे भी बात करनी हो उनसे बात करते हैं, क्योंकि आपने खुद अपनी पार्टी के लिए स्पेस बनाना होता है ना। तो आप ये कोई अजीब बात तो नहीं है। आई एम श्योर ऑल अदर पार्टीज आर डूइंग द सेम। अच्छा सर, कुछ तरह की खबरें भी आ रही हैं कि सिंध में जो निगरान हुकूमत है उसके हवाले से भी पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ जानिबदारी की वजह से आपके कुछ शकूक व शुबहात हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सीसी के इजलास में ऐसी कोई बात हुई हो या पार्टी किसी ने लीडरशिप ने ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है ऐसा कोई मामला? सर हमारी इतनी बड़ी सीसी हुई, 6 घंटे चली, किसी ने ऐसी बात तो नहीं की। आई डोंट नो क्या कहां से है या कुछ। अच्छा सर, ये बता दें कि आपकी नून लीग के साथ जो नोक झोंक शुरू हो गई है, पहले तो जो है नून लीग ने इस पर खामोशी रख ली, लेकिन अब नून लीग ने बड़ा सख्त जवाब देना शुरू कर दिया। आज हनीफ अब्बासी ने और ख्वाजा साद रफीक ने बड़ी सख्त तनकीद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, यहाँ तक कह दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जब वो कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, वो कहते हैं इसके अलावा तो पीपल्स पार्टी के पास कुछ है ही नहीं है बेचने को, वगैरह उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, वो डिलीवर कहीं भी नहीं कर सके, उनकी परफॉर्मेंस सिफर है। तो अब ये जो बात पिछले अरसे में चल रही थी, एक मुलाकात दुबई के अंदर भी हुई थी कि मिल के नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबात में जा सकती हैं, तो वो फिर अब मामला गया कटाई पे पड़ गया? नहीं भाई, कोई ना पहले थी ना अब जब हम कोलिशन में साथ थे तब भी ये था कि जब इलेक्शन में जाएंगे तो सब पार्टीज अलग अलग जो है अपना मंशूर अपने प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे, और जाहिर है कई जगहों पे ये वोट ट्रांसफरेबल भी नहीं होता। तो जब माजी में भी देखा है कि इकट्ठे भी जो है उसका कोई फायदा नहीं होता। हर एक अपने स्ट्रेंथ पे जीत के आता है, उसके बाद देखते हैं कि क्या असेंबली क्या पार्लियामेंट बनती है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट्स बनती हैं। तो देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट दैट। बाकी इलेक्शन का माहौल आ रहा है यार, इसमें तो क्या ऐसी अजब बात है कि थोड़ी बहुत नोकझोंक तो शुरू होगी ना। जाहिर है कि अगर मैंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है तो मैंने सिर्फ आपकी बैठ के तारीफें तो नहीं करनी ना कुछ तो चीजें कहेंगी। और ये भी पार्टी पॉलिसी है कि नून लीग को अगर हिट करना पड़े इंतखाबात के अंदर तो फिर भरपूर खुल के हिट करना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इधर वे दोनों चीजें नहीं हुई। लेकिन जाहिर है कि एक अगर पार्टी लीडरशिप एक लाइन ले रही है तो टू क्वाइट एन एक्सटेंट लोगों को भी डाउन द वो लेडर यही समझ में आती है ना कि ये पॉलिसी है, उसके मुताबिक सारे लोग कुछ ना कुछ बयान देते हैं, कुछ सॉफ्ट देते हैं, कुछ हार्श देते हैं। ये सब दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। सर, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, 26 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। आपकी कोलिशन गवर्नमेंट में आप भी नून लीग के साथ इत्तेहादी थे, तो ये बताएं कि कहा तो यही जा रहा है कि ये जो इजाफा हुआ है ये भी तसलसल है, PMLN की जो PDM की गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिसीज़ का तसलसल है। तो जिम्मेदारी आप किस पे डालते हैं इस पेट्रोलियम प्राइसेस के हाइक की? केयरटेकर गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसकी जिम्मेदारी भी हमारे सर पे आती है। बिल्कुल, बहुत मेहरबानी आपकी। ये किस किस्म की सियासत आप बता रहे हैं? आई डोंट थिंक केयरटेकर गवर्नमेंट जिससे आपकी पॉलिसीज का तसलसल है सर, कर रहे हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे गले में क्यों पड़ेगी भाई? लेकिन हैविंग सेड दैट पॉइंट इज के कीमतें जो हैं जो इंटरनेशनल बढ़ेगी तो यहाँ भी बढ़ेगी, तो इसमें हमें हैरान तो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट 15 दिन में आएगा, क्योंकि रुपी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, तो उसमें कुछ इसमें जो है कमी ही तवक्को कर लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी पे हमें मज़ीद गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप गालिबन लंदन में मौजूद हैं। सर, ये बताएगा कि एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एकदम से बड़ी शदीद किस्म की नोक झोंक शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है नून लीग से। ये चल क्या रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? सर, आप इकट्ठे तो चले 16 महीने, लेकिन उसके बाद अचानक से पीपल्स पार्टी के सारे शिकवे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से, ये मसला चल क्या रहा है सर?
ये मसला कोई नहीं चल रहा, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन के नज़दीक जो है पार्टीज जो है वो पोजीशनिंग जो भी पोजीशन जो है वो 100% दुरुस्त हो या वो ना दुरुस्त हो, वो एक अलग बात है, डिस्कशन है। लेकिन इलेक्शन जब जैसे जैसे नज़दीक आते हैं पार्टीज जो है, दिस इज़ वेरी कॉमन कि पॉलिटिकल पार्टीज कर, अगर पीपल्स पार्टी जो है कोई इस किस्म की बात कर रही है तो डेफिनेटली वो पोजीशन ले रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा है या कोई इस किस्म की कोई बात है नहीं है। हमारे उनके साथ कोलिशन में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे एंड वी वांट टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप जो है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, उनको कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कंप्लेंट्स। सर आपकी क्या असेसमेंट है कि ऐसा तो नहीं है कि बिलावल साहब नाम नून लीग का लेके सुना किसी और को रहे हों, और वो तो अब ये भी कह रही पीपल्स पार्टी के नून लीग जो है वो इदारों के पीछे छुप के सियासत करी है। नदीम अफजल चांद साहब ने आज इल्ज़ाम लगाया नून लीग पे कि वोट को इज्जत दो वाला बयानिया भी खत्म हो गया, अब वो इदारों के पीछे छुप के सियासत कर रहे हैं। चले, मैं नदीम अफजल चांद साहब का बयान जो है ना उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, बरखुरदार हैं मेरे, उनके बुजुर्गों के साथ न्याजमंदी है मेरी, तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। तो मामलात हैं कि वो कह रहे हैं किसी के पीछे छुप के सियासत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मार्क है, मैं इसको सीरियसली नहीं लूँगा। इस किस्म की सियासी गुफ्तगू और जो है इस किस्म की जो है क्या कहते हैं स्पेकुलेटिव किस्म की जो है रिमार्क्स दिए जाते हैं, तो मैं उनको सीरियसली नहीं लूँगा और ये जारी रहेगा काम जो है इसको दिल के साथ लगाना चाहिए। वी शुड टेक इट इन स्ट्राइड, यू नो, ऑल दीस थिंग्स। सर कल तक तो हम सुनते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी शायद पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को नून लीग के ऊपर इतना एतमाद नहीं है पंजाब के अंदर। वो कह रहे हैं कि नून लीग के हवाले से वो आपको बड़ा डाउन समझ रहे हैं पंजाब के अंदर, आपकी सिचुएशन को, आपकी सूरत हाल को। वो कह रहे हैं हम उनसे इत्तेहाद नहीं करेंगे अब। देखें, गवर्नेंस में वो भी हमारे हिस्सेदार थे, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो बावजूद इस बात के कि हमारी तादाद ज़्यादा थी लेकिन हिस्सेदार मेरा ख्याल है वो ज़्यादा थे। जिस तरह 1.25 साल जो है ये हुकूमत चली है पिछली, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है गिला गुजारी अगेन जो है वो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम तो चाहेंगे कि इत्तेहाद हो और एडजस्टमेंट हो और एक पॉलिटिकल माहौल में, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि जो माहौल जो है उसकी तलखी को रिड्यूस करना चाहिए। और ये जो पोजीशनिंग है और जो एक विलिफिकेशन है और एक दूसरे के साथ जो है वो तलखी जो है, एक बड़ी बदकिस्मती है कि 4 साल में जो कुछ हुआ और वो अभी भी जारी है, वो चीज़ें जारी हैं। हमारा सारा माहौल ही जो है वो तितर बितर हो गया है। तो अगर वो करेंगे तो हाँ, तो मैं तो इस बात के हक में हूँ कि एक जिस तरह हमारा ये 14 महीने का एक एक्सपीरियंस रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहे तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो इस किस्म की जो मैरिजेज होती हैं उनमें तो क्या कहते हैं शॉटगन मैरिज तो नहीं ना हो सकती। सर ये बता दें, ये जो निगरान हुकूमत में नून लीग से जुड़े काफ़ी चेहरे शामिल हैं, आपकी कैबिनेट के अंदर कुछ लोग थे वो इस कैबिनेट के अंदर भी हैं। पीपल्स पार्टी इस पर बड़ा इतराज़ कर रही है कि नून लीग से के करीबी समझे जाने वाले लोग जो हैं वो कैबिनेट के अंदर शामिल हो गए, पर्टिकुलरली वो फवाद हसन फवाद की कैबिनेट पर शमूलियत को भी बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारी कोई कतई तौर पे ये नॉमिनेशन नहीं है। फवाद एक ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, बड़े तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं। उनकी कोई PMLN के साथ कभी भी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं रही और मेरा ख्याल है कि ये भी एक जो है वो इत्माम में हुज्जत के लिए कहा जा रहा है, अदरवाइज इसमें कोई हकीकत नहीं है, कतई तौर पे कोई हकीकत नहीं है। ही इज़ नॉट आवर पार्टी नॉमिनी, उसको इंडिपेंडेंटली नॉमिनेट किया गया है। उसकी एबिलिटी की वजह से, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है ओवर 35-40 years, उसको सामने रख के किया गया है। इज एन आउटस्टैंडिंग ब्यूरोक्रेट। इसके अलावा उसका सियासत से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा। अच्छा हाजी साहब, ये जो नैब तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता रोज़ फैसला आया है जिसमें 7 शिकें उड़ा दी गई हैं, बड़ी अहम शिकें थी। 50 करोड़ से कम के केसेस जो हैं वो नैब दोबारा सुनेगा, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हवाले से भी शिकें हैं वो वापस हो गई हैं। तो कहीं
ये जो नैब से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये मियाँ साहब की पाकिस्तान वापसी की राह में रुकावट तो नहीं बनेगा, चूँकि जो मियाँ साहब के खिलाफ तोशाखाना का केस है वो भी दोबारा से नैब के अंदर खुल जाएगा? नहीं, मैं मुतासिर नहीं करेंगे। हम फोर्स कर रहे थे, इस तरह का चीफ जस्टिस का बिहेवियर था कि वो जाते जाते जरूर को काम दिखा के जाएंगे, तो उन्हें दिखा दिया है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिम, बाकी तो किसी चीज़ के ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, जो भी उन्होंने 1 साल 100 साल। मुझे इस बात का दुख है कि हमारी अदलिया में इस किस्म की पर्सनल लेवल के ऊपर जो है चीज़ें, कि मियां नवाज शरीफ को एक गलत सज़ा दी गई, मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया गया, बजाय इसके कि उसकी कोई अदालती सुनवाई होती इनके दौर में और ये रवायात अच्छी मरतब करते। ये तो कोई फ्लिमजी सी, कमज़ोर सी जो हमारी रवायात थी उनका भी बेड़ा गर्क करके चले गए। सर ये बताएं मुझे कि आप मियाँ साहब जब पाकिस्तान आ रहे हैं तो हिफाजती ज़मानत से मुतालिक क्या इंतजामात हैं? क्या वो कोट लखपत जेल जाएंगे या अपने घर रायवन जाएंगे? समर मुझे कानूनी जो है जो पेचीदगी हैं उनका मुझे लेटेस्ट पता नहीं है। ये एक पार्टी की एक अलहदा टीम जो है हैंडल कर रही है उसको, और मैं उस पर बोलना या स्पेकुलेट करना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरी बात जो है वो किसी जगह खुदा न खास्ता मैं कोई बात ऐसी कह दूंगा जो हमारी लीगल पोजीशन को जो है जेपरडाइज करे या कॉम्प्रोमाइज। सर ये तो कानूनी नहीं, एक सियासी सवाल है जिस पर आपकी पार्टी की सियासी हिकमत अमली बनी होगी। ये जुड़ी हुई है कानूनी पोजीशन के साथ, ये जुड़ी हुई है। प्योरली अगर पॉलिटिकल हो तो मैं ज़रूर कमेंट करूंगा, लेकिन कानूनी पोजीशन के साथ क्योंकि जुड़ी हुई है इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर आप कह रहा हूँ कि मियाँ साहब इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। कम वॉट में अल्लाह ताला के कर्मो फजल से अल्लाह ताला उनका हामी नासर हो। सीनियर रहनुमा PMLN आपकी जाती राय क्या है कि उन्हें जेल जाना चाहिए या घर जाना चाहिए? नहीं, जो भी कानूनी पोजीशन हुई है उसके साथ उसके मुताबिक होनी चाहिए। जो हमें जरूर इस बात का और कानून जो है उनको और उनकी नायली सर अहलियत बदल जाएगी सर उनके पाकिस्तान आने पे? कानूनी बात है ये। आप किसी हमारी पार्टी के जो कानून आजम नज़ीर तार साहब को बुला के उनसे सवाल पूछना बेहतर होगा। मैं सियासी वर्कर हूँ, मार दाड़ कर छोटी मोटी कर लेता हूँ गुफ्तगू में, अदरवाइज इतना गंभीर सवाल ना मुझसे पूछे। जब मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे, वो पाकिस्तान के अंदर आके आपकी कैंपेन को लीड करेंगे, वो आवाम के अंदर बयानिया क्या लेकर जाएंगे, परफॉर्मेंस क्या लेकर जाएंगे? आपकी 16 महीने की जो कारकर्दगी है, अभी कल ही पेट्रोल जो है वो मजीद 26 रुपये महंगा होकर तकरीबन 331 रुपये पे पहुँच गया है। बाकी भी ओवरऑल आप देखें महंगाई को, तो आपकी हुकूमत की पॉलिसी का ही तसलसल है जो कि आपने गवर्नमेंट के अंदर देख रहे हैं। तो ये सब कुछ तो आपको इलेक्शन के अंदर हॉन्ट नहीं करेगा? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये करेंगी। ये इसमें जरूरी ये ऐसे हमारे रास्ते में कांटे जो है वो बोए गए हैं या बिखेरे गए हैं। जो 4 साल हुक्मरानी PTI की रही है, हमने चुनने की कोशिश की है कि 14 महीने में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू करें जिससे ये सिलसिला जो है कोई थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट आए। कुछ थोड़ी बहुत आई है, कुछ सेक्टर्स में आई है, कुछ में नहीं आई। तो ये तो एक 5 साल के लिए आप गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे आप लोग, और वो आएगी, एक स्टेबिलिटी वापस आए, करेक्ट हो सकेंगी। देखिए महंगाई जो है और उसके जो भी असबाब है, लेकिन गवर्नमेंट के को अगर लोग टैक्स पे करना शुरू कर दें, बिजली की चोरी बंद कर दें, गैस की चोरी बंद कर दें, ये सारी चीजें जो है कस्टम की चोरी बंद कर दें, इसमें कई हजार अरब रुपए की चोरी है। अच्छा मुझे ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून बात कर रही है कि फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे, जिस पे बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं कि सिर्फ एक जमात मुस्लिम लीग नून को पता है कि इंतखाबात फरवरी में होने हैं, बाकी इलेक्शन कमीशन को भी ये बात नहीं पता। तो कैसे आप लोग ये कह रहे हो, और साथ आप वो आपको वो ताना भी दे रहे हैं कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, तो ये चल क्या रहा है मामला सर? मुझे फरवरी का नहीं पता जी। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं जो फैसला करेगी वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि फरवरी में इंतखाबात होने जा रहे हैं। आप ही की पार्टी के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फरवरी में इंतखाबात होने जा रहे हैं। CCI के जो डिसीजन जो है उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी। तो अगर इलेक्शन में डिले होती है, ताखीर होती है, तो CCI के डिसीजन की वजह से होगी। अगर इनको इख्तलाफ था तो CCI के डिसीजन पे अंगूठा ना लगाते हैं। उसमें चारों सूबों ने अंगूठा लगाया हुआ है, यूनानिमस डिसीजन है
कि जो सेंसस के हवाले से हल्का जो है उसके बाद हल्का बंदियों के हवाले से उसका इफेक्ट तो होना ही है, तो उसको उसकी स्पेकुलेशन अगर सनालवाल साहब ने भी कहा तो उसकी स्पेकुलेशन इनको भी पता था उस वक्त जब ये दस्तखत कर रहे थे, लेकिन मसलतें जो है वक्त के साथ साथ बदलती जाती हैं। उस वक्त कोई और मसलत होगी, आज कोई और मसलत। बहुत शुक्रिया हाजी आसिफ साहब, आपने पॉइंट किया। नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले होशरुबा इजाफे के हवाले से कि इसका महंगाई के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। एक आम आदमी की जेब पहले ही जो है बहुत ज़्यादा बोझ तले दब गई है, महंगाई के बोझ तले, तो अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला इजाफा कितना बोझ बढ़ाएगा महंगाई पे भी, एक आम आदमी की जेब के ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में महंगाई पर बात भी होगी, दीगर मामलात पर बात भी होगी, लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आई है लंदन से कि जहां साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करके मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया है। राजा रियाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राजा रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि आपकी मुलाकात हुई कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ साहब से, तो वो जो बातें होती थी कि आप एक फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के साथ इसलिए कि आप आगे नून लीग में शामिल होंगे, तो वो बातें फिर दुरुस्त साबित होगी सर आज? देखिए जी, मैंने पहले कहा था कि जब तक मैं अपोजिशन लीडर हूँ मैं किसी जमात में शामिल नहीं हो रहा। अब आपको पता है कि मेरा अपोजिशन लीडर का रोल खत्म हो चुका है। इमरान खान साहब के साथ मेरी लड़ाई थी 3-4 साल पहले जब उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के झूठे पर्चे दिए थे। अब मैं रिटायर हो गया था, फारिग था, मेरे पास ऑप्शन थे, तो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब तो मिलके, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने बड़ा खिदमत किया है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब का, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे पे खिदमत किया है और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून में अपना सफर जारी करूंगा और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए और ख़ास तौर पे एक बड़ा इवेंट आ रहा है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की इस्तकबाल, उसमें अपना भरपूर रोल अदा करूँ। आप लंदन से मियां साहब के साथ ही पाकिस्तान आएंगे या पहले आके इस्तकबाल करेंगे? नहीं, मैं पहले आ जाऊंगा। तो ये आपने कहा कि आपने फैसला किया, आपके पास ऑप्शंस थे, चॉइसेस थी, लेकिन असल बात तो ये, खबर तो यहाँ पे ये है कि हकीकत तो ये है कि आपको पहले से यकीन दहानी करवा दी गई थी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की और फैसलाबाद से टिकट की। ये बातें पहले से तय थी। आप तो जस्ट अपोजिशन लीडर भी आप जो है PMLN के कोटे से ही बने हुए थे, तकरीबन उन्हीं का आप काम कर रहे थे अपोजिशन में बैठ के। देखें अपना समर भाई, आप जो मर्जी कह लें, मैंने जो रोल था अपोजिशन लीडर का रोल अदा किया। उसके बाद मैंने आज मियां साहब से मुलाकात करके मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ हूँ। जिससे पहले की बातें मफरूजे के बुनियाद पे मीडिया में जो भी चलती रही हैं उनका राइट है चलाएं, इस बारे में मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून आज उसमें शामिल हुआ हूँ। सर वो मफरूजे फिर आज दुरुस्त साबित हो गए ना आपकी शमूलियत के साथ ही? जी देखें, मैंने कोई ना कोई तो फैसला करना था और भी मुख्तलिफ जगह से मुझे ऑफर थी, तो मैंने फाइनल यही फैसला किया कि। और कौन सी जमात से ऑफर थी राजा साहब आपको? मेरे लिए तराम की जगह है, इज्जत की जगह है। मैं किसी बात का नाम नहीं लूंगा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे शामिल होने की दावत दी, लेकिन मैंने इन हालात में ये मुनासिब समझा कि मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हूँ और आज बकायदा मैंने उसका ऐलान किया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने खुशामदीद कहा है, मियां शहबाज शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी मीडिया में आके भी खुशामदीद कहा है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी मेहरबानी है। तो राजा साहब ये जो पिछले 16 महीने की PDM की हुकूमत थी, शहबाज साहब की हुकूमत थी, उसमें आप लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारे मसाइल थे, महंगाई बढ़ी, मईशत हमारी इतनी तबाह हाल हो गई, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, आपने जिस तरह की अपोजिशन की, आप उससे मुतमईन हैं अपनी अपोजिशन से? जी बिल्कुल मुतमईन हूँ, मैंने बड़ा मुस्बत रोल अदा किया है, कोई ब्लैक मेलर की या कोई किसी किस्म की नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की, एक मुस्बत पॉलिटिक्स की है। पाकिस्तान में जो
माशी हालात थे, उन माशी हालात को सामने रखते हुए एक मुश्किल रोल था मेरा, लेकिन मैंने भरपूर तरीके से अपना वो रोल अदा किया है। मैंने कोई सियासी नंबरबाजी की गेम नहीं खेली, कोई ब्लैक मेलिंग की सियासत नहीं की। मैंने साफ सुथरा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी मेरे प्यार में था और जिससे पाकिस्तान में माशी काम आ सकता था वो मैंने कोशिश की। तो ये बता दें मुझे राय साहब के अनवारुल हक काकर साहब के हवाले से तो बात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा मुझे आप ये बता दें कि आप एक ऐसे टाइम पे नून लीग में शामिल हुए हैं कि जब मुस्लिम लीग नून को पॉपुलैरिटी के चैलेंज का बहुत ज़्यादा सामना है। शायद इसी वजह से नून लीग जो है वो इंतखाबात में जाने से कतरा भी रही है कि कबूलियत तो है लेकिन मकबूलियत नहीं है अवाम के अंदर। मकबूलियत जो है उस जमात को आज हासिल है अवाम के अंदर जिससे आप छोड़ के नून लीग में शामिल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कबूलियत भी है, होगी, मकबूलियत भी होगी और इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे। नवाज शरीफ साहब का इस्तेमाल आपको बता देगा कि लोग किस तरह मुस्लिम लीग से प्यार करते हैं, नवाज शरीफ साहब से प्यार करते हैं। थोड़े दिनों की बात है, 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बता दें कि मियाँ साहब आके क्या बयानियाँ रखेंगे? आप अभी अब से कुछ देर पहले मियाँ साहब से मुलाकात भी हुई है, क्या आपकी बातचीत हुई? मियाँ साहब क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं, क्या आगे अवाम के लिए यानी कि उनके पास क्या है अनाउंस करने के लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए? वो लेके क्या आ रहे हैं, पैकेज क्या लेके आ रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए? देखिए मियाँ साहब आज सख्त परेशान थे, जो पाकिस्तान में महंगाई है, कल जो पेट्रोल महंगा हुआ है, मियाँ साहब इस वजह से सख्त परेशान थे और उन्होंने तकरीबन सारी गुफ्तगू यही की है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। अगर आज साजिश ना होती तो आज पाकिस्तान माशी तौर पे एक मजबूत मुल्क बन चुका होता। आज जो हालात हैं, मियाँ साहब गरीब आदमी को जो परेशानियां हैं यकीन जानने उस वजह से बहुत परेशान है और उनकी तकरीबन सारी गुफ्तगू 2-4 मुझे जो उन्होंने कलमात कहे उसके अलावा उनकी सारी गुफ्तगू महंगाई पे। तो ये बताएं कि अभी आप नून लीग में शामिल तो हो गए हैं, फैसलाबाद से आपको टिकट की यकीन दहानी भी हो गई है? देखिए जी, मैं टिकट इंशाल्लाह अप्लाई करूंगा। मैं जिस हल्के से एमएनए था उस हल्के से इंशाल्लाह टिकट अप्लाई करूंगा। कोई ये मशरूत नहीं है टिकट से और इंशाल्लाह ताला जो पार्टी फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे, पार्टी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त नज़ीर मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे दीगर आम इश्यूज़ के बारे से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है, ये अल्फाज हैं 1 साल 7 माह और 14 रोज तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहने वाले जस्टिस उमर अता बंदयाल के 2 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन ओहदे का हल्फ उठाने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज रिटायर हो गए हैं और बदकिस्मती से हमारी अदालती तारीख में उनका दौर भी मुतनाज़ा तरीन अदवार में शुमार किया जाएगा। बिलखुसूस उनके सरबराही में बनने वाला और बार बार बनने वाला मारूफ और मुतनाज़ा 3 रुकनी बेंच सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहा। बेंच की तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसलों ने भी कई तनाज़ात को जन्म दिया जिनका खमियाजा मुल्क और रियासत को भुगतना पड़ा। अमूमी तौर पर अदालती फैसले किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए बुरे होते हैं, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसलों पर अवाम और सियासी जमातों के अलावा सियासी जजेस भी खुलकर जुबानी और तहरीरी तनकीद करते रहे। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल को मिनहसुल जमात अपने फैसलों से मुतालिक तनकीद का सामना रहा है। इन फैसलों में से एक सबसे बड़ा और बजाय तारीखी फैसला साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीटीआई के हुकूमत के खात्मे का मौजद बना। गुज़िश्ता साल 28 मार्च को साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई गई, जिस पर रायशुमारी को पीटीआई हुकूमत मौखर करती रही और 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तहरीक अदम-ए-एतमाद को साजिश करार देकर मुस्तरद करने की रूलिंग दी, जिसको जस्टिस बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने करदम करार देते हुए रायशुमारी का हुक्मनामा जारी किया। इसी दौरान सदर आरिफ अलवी ने असम्बलियों की तहलील का हुक्मनामा जारी किया, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए असम्बलियां बहाल की, जिनके बाद 9 अप्रैल को रात के सुप्रीम कोर्ट की इमारत खोली गई और फिर तहरीक अदम-ए-एतमाद मंजूर हुई, जिससे इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ। इस फैसले के बाद से बज़ाहिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुश्किल और मुतनाज़ा दिन शुरू हो गए। जस्टिस उमर अता बंदयाल पर बेंच फिक्सिंग जैसे इल्ज़ामात और मुल्ज़मान को भुट्टो सीयू जैसे अलक़ाबात देने पर तनकीद का सामना रहा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तवातर से वो 3 रुकनी बेंच तश्कील दिए, जिसने मुल्क की सियासत
और हुकूमत के बारे में इंतहाई अहम फैसले किए। जस्टिस उमर अता बंदियाल इस 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते और उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंचेस में अक्सर शामिल रहते। इस बेंच की तश्कील पर मुतअद्दिद बार एतराज़ात उठाए गए और वफाकी हुकूमत समेत सियासी जमातें लार्जर बेंच और फुल कोर्ट का मुतालबा करती रही, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आर्टिकल 63A की तशरीह, पंजाब इलेक्शन, नैब तरामीम केस समेत कई बार दरखास्तों को मुस्तरद किया और कहा और 3 रुकनी बेंच कायम रखा, जिसकी वजह से अहम नोयत के बड़े फैसले मुतनाज़ा हुए। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सदारती रेफरेंस आया तो सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 अरकान ने गुज़िश्ता साल 17 मई को ऐसा फैसला दिया जिस बेंच में शामिल दूसरे जजेस साहिबान और वकला ने आइन को असर नो लिखे जाने के मुतरादिफ करार दिया। इस फैसले में अदालत के सामने बुनियादी सवाल था कि आया PTI के वो अरकान असम्बली जिन्होंने पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के मौका पर पार्टी लाइन से हटकर वोट डाले, क्या वो वोट शुमार किए जाएंगे या नहीं, और क्या वो बदसूर मेंबरान असम्बली रहेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो फैसला दिया कि जिससे मज़कूरा मेंबरान असम्बली ने न सिर्फ नायल हो गए बल्कि उनके वोट भी शुमार नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट के इसी 3 रुकनी बेंच ने पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की इस रूलिंग को खिलाफ कानून करार दिया था, जिसके तहत काफ लीग के सदर चौधरी शुजात के बतौर पार्टी सदर उनकी हिदायत के खिलाफ दिए गए वोट मुस्तरद किए गए थे। इस अदालती हुक्मनामे के बाद हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही पंजाब की वजारत आला के मनसब पर फायज हुए। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच बनने की अपील की गई, लेकिन इस अदा को भी मुस्तरद कर दिया गया। इसी 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था इस केस का। पंजाब इलेक्शन इल्तबाक केस में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 5, 7 और 4 से शुक्र कर बिलाहर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल इसी 3 रुकनी बेंच पर इख्तिताम हुआ। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद इसी 3 रुकनी बेंच ने पहले 30 अप्रैल और इलेक्शन कमीशन की अपील के बाद 14 मई को इंतखाबात का हुक्म जारी किया, लेकिन ये इंतखाबात भी उनके फैसले के बावजूद नहीं हो सके और इसी 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें दीगर केसेस की तो 63A के हवाले से इसी बेंच ने जो है इसकी तशरीह की थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से भी फैसला इसी बेंच ने दिया था। उसके बाद फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रिव्यू एंड ऑफ जजमेंट एक्ट के हवाले से भी इस बेंच की जो फैसले रहे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की, वो भी काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात का शिकार रहे और जाते जाते ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से भी उनका जो फैसला था वो तनकीद की जद में रहा और एक जाने से एक दिन पहले उन्होंने नैब तरामीम से मुतल्लिक़ भी एक बड़ा फैसला दिया जिससे कई सियासतदानों के खिलाफ केसेस खुल जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए जस्टिस उमर अता बंदियाल के टेन्योर को तो वो तनाज़ात से घिरा रहा उनका टेन्योर, आज वो अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। इसी पे हमारा प्रोग्राम भी आज इख्तिताम को पहुँच गया है। मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।